हेलो स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास हिंदी विषय के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उनको लेकर आए हैं। तो चलिए आज इनका जो है ना बहुत ही तेज़ी से फास्ट रिवीजन करते हैं। तो देख लीजिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, वो है, पहला क्वेश्चन ने दिया गया है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। नामवर सिंह एक लेखक थे, उनके द्वारा लिखा गया है ये प्रगीत और समाज जो चैप्टर है ना, वो उसके बारे में पूछा गया है कि ये है क्या। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, निबंध। दूसरा ऑप्शन सही है, निबंध। तो उसके बाद अगला प्रश्न है लेखक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला ऑप्शन सही है, 30 जून 1950 ईस्वी को। और उसके बाद अगला प्रश्न है सुरेंद्र सिंह जो एक व्यक्ति का नाम था जो कि जूठन कहानी में है। सुरेंद्र सिंह जो है ना किसका पोता है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता है। तो सुरेंद्र सिंह जो है ना सुखदेव सिंह त्यागी के पोता थे। सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी के पोता थे। तो दूसरा आंसर इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर है। पूछा गया है कि कौन सी विधा है। तो ये जो है ना हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एक डायरी है, डायरी। उसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, मलियज। अगला प्रश्न है मलियज का जन्म कब हुआ। मलियज, अब ये जो मलियज है पूछा गया है, मलियज का जन्म कब हुआ। ये डायरी जो थे अभी ये हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसी के लेखक हुए मलियज। इनका पूछा गया है जन्म कब हुआ। तो इसका जो जन्म हुआ ना, पहला ऑप्शन ही सही है, 1935 ईस्वी में ही इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, चुनौती को झेलने में। चौथा ऑप्शन सही है, चुनौती को झेलने में। उसके बाद अगला प्रश्न है उदय प्रकाश, लेखक उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला ऑप्शन ही सही है, 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, ये है जे कृष्णमूर्ति जो कि शिक्षा के लेखक हैं। शिक्षा एक चैप्टर का नाम है, उसी के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। पूछा गया है कि उसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम था, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। दूसरा ऑप्शन ही इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है जायसी का जन्म कहाँ हुआ। ये कड़बक के लेखक हैं। पूछा गया इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था अमेठी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, एंटन चेखव किस देश के रहने वाले हैं। एंटन चेखव किस देश के रहने वाले हैं। तो एंटन चेखव जो है ना ये रूस के रहने वाले थे। एंटन चेखव रूस के रहने वाले थे, जो कि क्लर्क की मौत के लेखक हैं, और इनका घर रूस में था। उसके बाद अगला प्रश्न है पेस्की के लेखक कौन है। यह है हेनरी लोपेज। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, मोपासा किस देश के रहने वाले थे। ये पूरा नाम इसका था गाइडी मोपासा। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, दूसरा ऑप्शन सही है। और इन्होंने जो लिखा था ना रस्सी का टुकड़ा, ये चैप्टर का नाम है रस्सी का टुकड़ा, उनके ही लेखक हैं गाइडी मोपासा, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। उसके बाद अगला प्रश्न है भक्तमाल में कितने छप्पा है। तो भक्तमाल में 316 छप्पे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका नाभादास जी कैसे कवि थे। तो नाभादास जी सद्गुणोपासक थे नाभादास जी। और इन्होंने लिखा है छप्पय, यानी कि चैप्टर का नाम है छप्पय के लेखक है नाभादास जी। उसके बाद अगला प्रश्न है शिवाजी के पुत्र का नाम
क्या है? तो शिवाजी के पुत्र का नाम है साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम है साहू जी। उसके बाद अगला प्रश्न है शिवा बावनी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? कितने मुक्तक है? तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, 52। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका भूषण। भूषण के पिताजी का नाम, भूषण जो कि लेखक हैं, भूषण के पिताजी का नाम पूछा गया। तो भूषण के पिताजी का नाम है, पहला ऑप्शन ही सही है, रत्नाकर त्रिपाठी। और ये जो भूषण है ना, भूषण आपके कवित्त के लेखक हैं। भूषण कवित्त के लेखक हैं। इनके पिताजी का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। उसके बाद अगला प्रश्न है पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग एक चैप्टर है, उसकी पूछा गया किसने लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर है, पहला ऑप्शन ही सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी। दूसरा ऑप्शन सही है, धर्म देवी। उसके बाद अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की का मृत्यु कब हुआ? जयशंकर प्रसाद ये इन्होंने लिखा है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में इन्होंने लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 15 नवंबर 1937 ईस्वी। 15 नवंबर 1937 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है सूर सागर। सूर सागर किस भाषा की कविता है? तो यानी कि ये जो सूर सागर लिखा गया ना, वो किस भाषा में लिखा गया है? जैसे देख लीजिए ऑप्शन में, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली। तो इसका जो सही उत्तर है ना, वो है सूर सागर, मतलब सूरदास। और सूरदास जो है ना, ब्रज भाषा के कवि थे, इसीलिए सूर सागर के जो लेखक है ना, वो सूरदास है। तो इसीलिए इसका जो भाषा है ना, वो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, सूरदास के गुरुजी का नाम। सूरदास के गुरुजी, यानी कि सूरदास का गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरुजी थे ना, वो थे वल्लभाचार्य, स्वामी वल्लभाचार्य इनके गुरुजी का नाम थे। और उसके बाद अगला प्रश्न है तुलसीदास। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम, तो तुलसीदास की पत्नी का नाम है रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास के पिताजी का नाम कालूचंद खत्री और इनकी माताजी का नाम हुलसी देवी। उसके बाद अगला प्रश्न है रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा जो अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका काशी में रहकर तुलसीदास ने कितने वर्षों तक विद्या अध्ययन किया, यानी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा गया, तो कितने वर्षों तक? तो इसका जो सही उत्तर है, पहला ऑप्शन ही सही है, इन्होंने 15 वर्ष तक वहाँ रहकर विद्या अध्ययन किया। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है, पहला ऑप्शन ही सही है, नाभादास की रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे, वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, स्वामी अग्रदास। दूसरा ऑप्शन सही है, स्वामी अग्रदास। उसके बाद अगला प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद यानी कि जो बातचीत करते हैं, उसमें पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है, तीसरा ऑप्शन सही है, आत्मीयता, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, आत्मीयता। उसके बाद अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार, ये है उसने कहा था कि चैप्टर से, तो उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिया था, चौथा ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से लोग जानने लगे? तो इसका जो सही उत्तर है, पहला ऑप्शन ही सही है, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को लोग
जानने लगे, बोलने लगे। उसके बाद अगला प्रश्न है दक्षिण। ये दक्षिण एक दिशा का नाम है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होते हैं, उनमें से ही एक दिशा है दक्षिण। पूछा गया है कि कौन सी संज्ञा है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। दूसरा ऑप्शन ही सही है इसका, व्यक्तिवाचक। उसके बाद अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो गुण, धर्म या स्वभाव जो कोई भी शब्द बताता हो उसे जो है ना भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन ये सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन आता है। अगला प्रश्न है कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। तो कौन आता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसीलिए है ये प्रश्नवाचक। तीसरा ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला प्रश्न है आलस्य। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो हो जाता है, चौथा ऑप्शन सही है, आलसी। चौथा ऑप्शन सही है, आलसी। उसके बाद अगला प्रश्न है बाल, हेयर, अंग्रेजी में जिसको कि हेयर कहते हैं। शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सही है दूसरा ऑप्शन सही है, पुल्लिंग सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है आम, मैंगो जिसको कहते हैं। आम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन ही सही है, पुल्लिंग। आम भी पुल्लिंग ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद करें। उद्योग बहुत इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, तो उद्योग इनमें ही पूछा गया है कि उद्योग जो है ना इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, उत्जोड़ योग, उद्योग। दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका महेश का संधि विच्छेद क्या है। तो महेश का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो सही है तीसरा ऑप्शन सही है, महाजोड़ इस बराबर महेश होती है। उसके बाद अगला प्रश्न रसोई घर शब्द कौन सा समास है। समास पूछा गया है, तो रसोई घर तत्पुरुष समास है, रसोई का रसोई घर, पहला ऑप्शन ही सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। तो ये जो धीरे धीरे ना दोनों एक ही शब्द है, तो ये होती है अव्ययी भाव समास। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। उसके बाद अगला प्रश्न है आजकल शब्द कौन सा समास है। आजकल ये बीच में यहाँ पे जन आजकल में बीच में जन थोड़ी सी हाइफन होती है, तो आजकल कौन सा समास है, तो ये जो है ना द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। उसके बाद अगला प्रश्न 42 नंबर अहंकार शब्द का जो है ना पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो अहंकार मतलब घमंड, तो इसका सही है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अहंकार का घमंड। उसके बाद अगला प्रश्न है महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। महादेव जो शिव जी, तो इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, त्रिनेत्र। महादेव का पर्यायवाची शब्द त्रिनेत्र, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न संध्या मतलब शाम होता है। पूछा गया संध्या का विलोम शब्द क्या होगा, तो संध्या का विलोम शब्द होता है प्रातः। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है अथ का विपरार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा। तो अथ का विपरार्थक शब्द इति होता है। इसका जो सही उत्तर है इति हो जाएगी, चौथा ऑप्शन है सही। उसके बाद अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग उसको कहते हैं जो कि किसी भी शब्द के जो ना शुरू में, यानी कि पहले जैसे किधर यहाँ पर देखिए चौ और चौ लिखा हुआ है ना, तो इधर बाईं ओर जो होता है ना सबसे शुरू में ज़्यादा, वही जो है ना उपसर्ग कहलाते हैं। तो चौराहा में पूछा गया उपसर्ग, तो चौराहा में उपसर्ग जो है ना चौ जो है ना उपसर्ग हो जाती है, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन ये सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है बड़प्पन में प्रत्यय कौन सा है। तो बड़प्पन में प्रत्यय जो है ना पीछे होती है, यानी बाद में शब्द के जो है ना बाद में लगता है, प्रत्यय होता है। तो बड़प्पन में जो शब्द है ना वो है आपका पन, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है, पन। उसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर, जिसने
गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में क्या है, यानी अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में क्या कहेंगे उसको, तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दीक्षित कहते हैं उसको। उसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, घुटने टेकना मुहावरे का मतलब बताइए। घुटने टेकना मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो घुटने टेक देना मतलब ना हार मान लेना होता है, तो हार मानना, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद हम अंतिम प्रश्न की ओर, 50वां प्रश्न, दाने दाने को तरसना मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो यानी दाना दाना यानी खाने के लिए नहीं मिलना, तो यानी भूखमरी की स्थिति, यानी कि इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है इसका, भूखमरी की स्थिति। दाने दाने को तरसना मुहावरा का मतलब भूखमरी की स्थिति, पहला ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है।